प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका। आज हमारा टॉपिक काल चल रहा था और इस काल में हमने जो भूतकाल है, वर्तमान काल के बाद में भूतकाल और भूतकाल के भी जो चार भेद थे हमने पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे संदिग्ध भूतकाल की। तो सबसे पहले हम संदिग्ध जो भूतकाल है उसकी परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो। देखो, इसकी परिभाषा देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से, हमने देखा कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो। हमने देखा कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो परंतु कार्य करने में संदेह प्रकट हो, परंतु कार्य करने में संदेह प्रकट हो। हमने देखा कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो परंतु कार्य करने में संदेह प्रकट हो कि वह पूर्ण हुआ या नहीं। संदेह प्रकट हो क्या कि वह पूर्ण हुआ कि नहीं, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं या कहा जाता है। परिभाषा हमने देखी, संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा देखी कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो परंतु कार्य करने में संदेह प्रकट हो कि वह पूर्ण हुआ कि नहीं, यानी कि हमारा जो काम है वो पूरा हुआ कि नहीं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसे नंबर 1 की बात करें कि राम ने रावण को मारा होगा। राम ने रावण को मारा होगा। दूसरा है, पहले में हमने देखा राम ने रावण को मारा होगा। दूसरा है राकेश ने खाना खाया होगा। राकेश ने खाना खाया होगा। पहला हमने देखा राम ने रावण को मारा होगा, राकेश ने खाना खाया होगा, मोहन आया होगा। तीसरे में बात करें, मोहन आया होगा। तो ये जो है राम ने रावण को मारा होगा, खाया होगा और आया होगा। इन वाक्यों में जो मारा होगा, खाया होगा और आया होगा, जो क्रियाओं से, यानी कि ये सारी की सारी क्या है, क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से भूतकाल का बोध तो हो रहा है परंतु क्रिया के होने में संदेह है। अगला जो पॉइंट है वह है हेतु मध्य भूतकाल। जो छठवां भूतकाल है वह है हेतु मध्य भूतकाल। उसकी परिभाषा अपन देखते हैं। हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य भूतकाल कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य जो है वो भूतकाल में होने वाला था। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, उसे हम कहेंगे हेतु मध्य भूतकाल। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था, कि कार्य
भूतकाल में होने वाला था। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, किंतु हुआ नहीं, उसे हम हेतु मद भूतकाल कहेंगे। उसे हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हमने देखी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य जो है वो भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, उसे हम हेतु मद भूतकाल कहेंगे। एग्जाम्पल में हम देखें, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता। जैसे नंबर 1, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता। पहला एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता। दूसरे में हम बात करें, यदि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता। दूसरे में देखें, यदि श्याम आता तो मैं भी अवश्य चलता। इसमें हमने देखा यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता, यदि श्याम आता तो मैं अवश्य चलता। तो इसमें दे देता ये क्या है? क्रिया है। और चलता, चलना ये भी क्या है? क्रिया है। तो इस वाक्य में दे देता क्रिया से ये ज्ञात होता है कि देने का जो व्यापार है या देने का व्यापार अभाव के कारण नहीं हुआ है, कमी के कारण नहीं हुआ है। अतः दे देता क्रिया में हेतु जो मद है भूतकाल है। दे देता में क्या है? हेतु मद भूतकाल है। आगे हम अब बात करते हैं विद्यार्थियों, इसके भूतकाल के 6 भेद थे, 6 भेद हमने पढ़ लिए। आगे जो है वह है भविष्यत काल। तीसरा जो काल है वह है भविष्यत काल। तीसरे काल की बात करते हैं, काल का नाम है भविष्यत काल। तीसरे नंबर का है भविष्यत काल। वर्तमान काल हमने पढ़ लिया, भूतकाल हमने पढ़ लिया, अब तीसरा है भविष्यत काल। इसकी परिभाषा देखते हैं, भविष्यत काल की परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल उसे हम कहेंगे। परिभाषा देखिए, बिल्कुल सीधी सी है कि क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य जो है वो आने वाले समय में संपन्न होगा, भविष्यत काल कहा जाता है। एग्जाम्पल है, मोहन पुस्तक पढ़ेगा, कर्षण लेख लिखेगा। पहला है कर्षणा, लेख लिखेगी। दूसरा है मोहन पुस्तक पढ़ेगा। तो
गागेगी। भविष्यत काल की परिभाषा देखिए कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य जो है वो आने वाले समय में संपन्न होगा, भविष्यत काल कहलाता है। जैसे कर्षणा लेख लिखेगी, मोहन पुस्तक पढ़ेगा। अब बात करते हैं हम भविष्यत काल के भेदों की। अब बात करते हैं भविष्यत काल के भेद। तो भविष्यत काल के जो भेद हैं वो 3 हैं मुख्य रूप से। बात करते हैं भविष्यत काल के भेद। नंबर 1 है भविष्यत काल के मुख्य रूप से 3 भेद बताइए आपको। नंबर 1 है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा देखते हैं हम। इसकी जो परिभाषा है, सामान्य जो भविष्यत काल है, इसकी जो परिभाषा है वो बिल्कुल सीधी है। हमने बात की कि सामान्य भविष्यत काल के जो भेद होते हैं 3 होते हैं। नंबर 1 चल रहा है सामान्य भविष्यत काल कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य जो है वो सामान्यतः आने वाले समय में होगा, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हनुमान नाटक प्रतियोगिता में भाग लेगा। जैसे देखें हनुमान नाटक प्रतियोगिता। जैसे हनुमान नाटक प्रतियोगिता में भाग लेगा। हनुमान नाटक प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस वाक्य में जो लेगा क्या है, ये क्रिया है, और हनुमान क्या है, कर्ता। तो इस वाक्य में लेगा जो क्रिया है उसके द्वारा कार्य का भविष्य में होना ज्ञात हो रहा है। इसका कार्य का भविष्य में होना ज्ञात हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है, सामान्य भविष्यत काल की जो पहचान है उसके बारे में देखते हैं कि जैसे एगा, एगी, एंगे। एगा, एगी और एंगे वाक्य के अंत में गा या गागेगी ये भी आएंगे, तो उसमें हमेशा कौन सा रहेगा, सामान्य भविष्यत काल रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं संभाव्य। इसका जो दूसरा काल है, सामान्य की जगह क्या आ जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल। दूसरे नंबर पे है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य का मतलब होता है संभावना। इसमें क्या प्रकट की जाती है, संभावना प्रकट करना। इसकी परिभाषा देखते हैं। संभाव्य का मतलब होता है संभावना। परिभाषा में देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने की जो संभावना होती है वो प्रकट हो, उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे इसमें क्रिया के साथ एक तो ए, छोटी ए, बड़ी ए, ओ, ऊ का योग रहता है। इनका क्या रहेगा, इसमें योग रहता है। किसमें, संभाव्य भविष्यत काल में इसका योग रहता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, शायद मैं जयपुर जाऊं, शायद मैं जयपुर जाऊं, आ गया ना। तो इसमें इनका योग रहता है। शायद मैं जयपुर जाऊं, मैं लेख लिखूं, मैं लेख लिखूं, मतलब ए ओ ऊ आदि का योग रहता है इसमें। तो इसमें लिखूं, ऊ आ रहा है। तो इन वाक्यों में जाऊं और लिखूं क्रियाओं में भविष्यत काल
में कार्य के होने की संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही है। तीसरे नंबर का है आज्ञार्थ भविष्यत काल। तीसरा जो है वह है आज्ञार्थ भविष्यत काल। आज्ञार्थ तीसरे नंबर का जो है वह है आज्ञार्थ भविष्यत काल। आज्ञार्थ का मतलब होता है आज्ञा प्रदान करना। आज्ञार्थ भविष्यत काल, आज्ञार्थ का मतलब आज्ञा देना, आदेश देना, यानी कि क्रिया की जिस रूप से उसके आगामी समय में पूर्ण होने की आज्ञा देने वाले जो भी स्वरूप है उसका बोध हो तो उसे हम आज्ञार्थ भविष्यत काल कहेंगे। और इसमें क्रिया के साथ आएगा लगा रहता है, जैसे आप अवश्य आइएगा, जैसे आप अवश्य आइएगा, तो इसमें क्रिया के साथ ज्यादातर क्या लगा रहता है, आइएगा लगा रहता है। जैसे पिछले वाले में हमने देखा ए ओ बड़ा ऊ इस तरीके से, तो इसमें भी क्या है आइएगा में ये लगा रहता है। इस वाक्य में आइएगा जो है क्रिया के आगामी समय में आने के व्यापार के लिए आज्ञा देने का बोध होता है, अतः आइएगा जो है वो क्रिया में आज्ञार्थ भविष्यत काल है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अब तुमको जाना ही होगा। दूसरा देखें, अब तुमको जाना ही होगा। तो विद्यार्थियों ये हमारा जो काल है, टॉपिक चल रहा था काल, और 3 काल हमने पढ़े, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान जो समय चल रहा है, भूत जो समय बीत चुका, और भविष्यत आने वाला समय। इस तरीके से हमने काल पढ़े और प्रत्येक काल के उदाहरण और जो भी उनके भेद थे उनके बारे में हमने उदाहरण सहित इनको भी स्पष्ट किया। आगे नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए